बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको खुशामदीद आज की इस वीडियो में और मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि जमहूरियत और आमरीत के तीसरे दौर में मैंने जिक्र किया था, जो कि 1988 से लेकर 1999 तक है, जिसमें के 2 टर्म बेनज़ीर की हुकूमत और 2 टर्म नवाज शरीफ की हुकूमत। और इसके पहले हिस्से में मैंने जिक्र किया था बेनज़ीर और नवाज शरीफ की पहले टर्म का। आज के इस दूसरे हिस्से में मैं बात करूँगा बेनज़ीर की दूसरी टर्म और नवाज शरीफ की दूसरी टर्म, जो कि 1993 से लेकर 1996 और 1996 से लेकर 1999 तक है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि हमेशा जो दो ख़ानदान रहे हैं, पीपल पार्टी और जो नवाज शरीफ है और नून लीग, ये तकरीबन 80 की दहाई से हुकूमत में आ रहे हैं और एक के बाद दूसरे के बाद तीसरा। ये मतलब आपस में इन्होंने एक आप कह लें कि आपस में इन्होंने कंप्रोमाइज़ किया हुआ कि हमारे पास आपने आना है या आपके पास हमने आना है। तो हमेशा से इनका वतीरा ये रहा है कि जब एक ख़ानदान इक़्तिदार से निकाला जाता तो दूसरा ख़ानदान इक़्तिदार लेने के लिए जो गैर जमहूरी क़ुव्वतें हैं इस मुल्क में, या गैर जमहूरी ताकतें हैं, उनकी गोद में जाके बैठ जाते हैं और मौके का फ़ायदा उठाकर बजाय इसके कि आवाम की ताकत पर भरोसा करते, क्योंकि जमहूरियत है ना, मुल्क हमारा जमहूरी मुल्क है और जमहूर आवाम होती है, आवाम की ताकत होती है और उन्होंने ही सिलेक्ट करना होता है कि कौन सा हुक्मरान आएगा या कौन सा नहीं आएगा। लेकिन बजाय इसके कि आवाम की ताकत पर एतबार करने के, तो इन खानदानों ने ये रवैया अपनाया कि अगर एक हुक्मरान तबका मुश्किल में आता है तो दूसरा तबका जो होता है वो ताकत लेने के लिए जो गैर जमहूरी क़ुव्वतें जैसे कि इस्टेब्लिशमेंट होगी या प्रेसिडेंट हो गया, क्योंकि उस वक्त प्रेसिडेंट के पास पावर थी, ताकत थी, वो किसी भी असम्बली को डिज़ोल्व कर सकता था, तो उनकी गोद में जाके बैठ जाते थे। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हुआ। 1988 से लेकर 1999 तक जो जमहूरियत थी, एक गैर मुस्तहकम जमहूरियत थी, जिसमें पावर बज़ाहिर तो पावर जमहूरी थी, जमहूरी लोगों के पास थी, लेकिन इसको पीछे चलाने वाले कुछ और लोग थे और उनकी सबकी जो वजह है या जो मेन गलती है वो इन सियासतदानों की थी। अब 1993 में जब नवाज शरीफ का एक तो इसका पंगा प्रेसिडेंट के साथ होता है, दूसरा फौजी आर्मी से होता है। अब बेनज़ीर जो कि उसका साथ देना चाहिए था, जमहूरी हुकूमत का नवाज शरीफ का साथ देना चाहिए था, वो सीधा जाके आर्मी के पास चले गए, आर्मी की मदद, ताकि आने वाला जो इक़्तिदार है वो मुझे मिल सके। हुआ भी ऐसे। फिर 1993 में जब इलेक्शन हुए और बेनज़ीर फिर हुकूमत में आ गई 19 अक्टूबर 1993 में बेनज़ीर ने जो अपना प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस है वो संभाल लिया। अब जो कि बेनज़ीर पहले से आ चुकी थी 1988 से लेकर 1990 तक, और बेनज़ीर ने जो गलतियां की थी आप दोबारा गलतियां नहीं करना चाहती थी। वो गलतियां ये थी कि जो भी आर्मी की हुकूमत, आर्मी की पावर है, आर्मी की पावर को नहीं छेड़ना, ना जो जुडिशरी से अदालतें वगैरह उनसे कोई भी किसी किस्म का पंगा नहीं लेना, सिर्फ अपने काम से काम रखना है। लेकिन इसके बावजूद भी, इन सारी एहतियातों के बावजूद भी बेनज़ीर की हुकूमत को फिर घर जाना पड़ा। कैसे? हुकूमत में आते ही बेनज़ीर ने जो सबसे पहले पावर होती है, एक सदर की पावर उस वक्त थी, सदर जो असम्बली को डिज़ोल्व कर सकता था, सदर उसने अपनी पार्टी का लगाया फारूक लगारी को। अब फारूक लगारी को सदर लगा दिया। अब बात आ जाती है कि बेनज़ीर का पंगा कहाँ से हुआ। बेनज़ीर का पंगा इस दौर में जो सबसे ज़्यादा हुआ वो सुप्रीम कोर्ट और जो जुडिशरी है उससे हुआ। वो कैसे? वो इस तरह के जो इसकी अपना जो अदालतों में जो जज वगैरह है, जज की जो तकर्री होती है वो हमेशा जो होता है कि चीफ जस्टिस थे और जो मुल्क का एग्जीक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर होता है, इनकी दोनों की बामी रजामंदी से, या जो अपोजिशन होते हैं उनकी उसकी रजामंदी से होती है। लेकिन बेनज़ीर ने ये नहीं किया। बेनज़ीर ने ना अपोजिशन से सलाह मशवरा किया, ना चीफ जस्टिस से। चीफ जस्टिस उस वक्त थे सजाद अली शाह। अब बेनज़ीर ने अपनी मर्जी के जज लगा दिए, 20 जज, जिसमें 13 जज थे सिर्फ पीपल पार्टी के। अब इस पर पंगा ये हुआ कि जो सुप्रीम कोर्ट का जज सजाद अली शाह था
उसने ये अप्रूव नहीं किया और उसने जो प्रेसिडेंट जो तकर्री थी उन तकर्री को गैर कानूनी करार दिया और जो इनकी तकर्री थी उनको रोक दिया। अब बेनज़ीर ने अपना एक फ़ैसला किया कि मैं प्रेसिडेंट के ज़रिए जो जजेस वगैरह इनकी तकर्री को आइनी करार करूँगी, लेकिन फ़ारूक लगारी यहाँ पे भी आगे आड़े आ गया और फ़ारूक लगारी ने भी मना कर दिया कि ये तकर्री नहीं हो सकती, क्योंकि इस तकर्री के साथ ही जो जुडिशरी है वो तनकीद का निशाना बन रही थी और एक 22 जुडिशरी मानी जा रही थी, क्योंकि उसमें 20 में से 13 जो जजेस थे वो पीपल पार्टी के थे। अब सजाद अली शाह ने भी आगे से इनकार कर दिया और प्रेसिडेंट ने भी इनकार कर दिया, लेकिन बेनज़ीर ने अपनी पावर को इस्तेमाल करते हुए एड हॉक पे जजेस तकर्री कर दी। अब यहाँ से बेनज़ीर का पंगा शुरू हो गया हुकूमत जो प्रेसिडेंट के साथ भी और सुप्रीम कोर्ट के साथ भी। अब आगे चल के 2 या 3 साल गुजरे, फिर फ़ारूक लगारी ने एक तो फिर 1996 में बेनज़ीर की हुकूमत को चलता किया और उस पर इल्ज़ाम ये लगा कि जो बेनज़ीर की हुकूमत है वो एक तो जो सुप्रीम कोर्ट या हायर जुडिशरी है उसको बाइस कर रही है और जो तकर्री है वो गैर कानूनी है। इसके अलावा और जो करप्शन वगैरह के केसेस हैं या जो आर्मी की पावर है उनको भी मलाइन कर रहे हैं। तो ये इल्ज़ाम लगाकर बेनज़ीर की हुकूमत को चलता किया। अब फिर आगे दोबारा फिर से इलेक्शन होते हैं, फ़ारूक लगारी इलेक्शन का ऐलान करता है, लेकिन इससे पहले मोइन कुरैशी को केयर टेकर को लगाता है पीएम और इसके साथ ही जो होता है वसीम सजाद उसको चेयरमैन सेनेट लगाता है। अब यहाँ पे एक और काम किया कि फ़ारूक लगारी ने एक कमेटी बनाई, काउंसिल डिफेंस एंड सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी, और वो जो होती है वो जो अपना केयर टेकर पीएम था उसकी कंसल्टेंसी के बगैर ही ये कमेटी बना दी। अब इस कमेटी का काम क्या था, इसका जिक्र क्यों जरूरी है? इस कमेटी का काम ये होता है कि जो केयर टेकर या जो भी एक मुल्क का एग्जीक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर होता है, वज़ीर दाखिला होता है, वज़ीर दिफा होता है, या दूसरी जो रिलेटेड इससे वजारतें होती हैं, ये उनके अंडर काम करना होता है। लेकिन यहाँ पे प्रेसिडेंट ने ये जो कमेटी बनाया है उसको पावर दे दी कि आप जो भी हुकूमती इक़दाम हैं या हुकूमत के जो भी मसाइल है आप इनको टेक ओवर कर सकते हैं, आप इन पर अपने जो रोब है वो कायम कर सकते हैं। अब ये एक कमेटी बना दी। उसके बाद इलेक्शन होता है 1996 में, फिर नवाज शरीफ आ जाता है, लेकिन नवाज शरीफ इस दफ़ा जो है मेजॉरिटी लेकर आता है, तकरीबन 137 सीटें जीता है और जो पीपल पार्टी के हिस्से में आती है वो 16 या 17 सीटें। अब मेजॉरिटी आ गई नवाज शरीफ के साथ, नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बन गया। अब नवाज शरीफ ने आते ही 2-3-4 ऐसे काम किए जिनकी ज़रूरत थी और जिनको समझता था कि ये ज़रूरी है। पहले तो उसने जो प्रेसिडेंट की पावर थी रेजोल्यूशन ऑफ असम्बली की 8वीं तकरीबन 1973 के आइन में 8वीं तरमीम में थी कि प्रेसिडेंट को पावर दी हुई थी कि वो किसी भी असम्बली को चलता कर सकता था या किसी भी पीएम को घर भेज सकता था। अब सबसे पहले नवाज शरीफ ने वो 8वीं तरमीम ख़त्म की। इसके अलावा 1973 के आइन में 13वीं और 14वीं तरमीम का भी एक इजाफा किया। 13वीं तरमीम ये थी कि किसी भी आप जो पार्लियामेंटेरियन है उसको ख़रीद नहीं सकते, और जो 8वीं तरमीम को 14वीं तरमीम से चेंज कर दिया। 2-3 तरमीम करके प्रेसिडेंट बन गया और इसने अपने तय जो पार्लियामेंट है उसको मजबूत कर दिया। अब ये तो एक पंगा हो गया कि पार्लियामेंट, अब प्रेसिडेंट जो है पार्लियामेंट को डिसॉल्व नहीं कर सकता और ये इस तरमीम कर दिया। अब नवाज शरीफ का फिर हायर जुडिशरी या सुप्रीम कोर्ट से पंगा हो जाता है, क्योंकि सजाद अली शाह होता है उधर। तो ये कोई तो सबसे पहले नवाज शरीफ ये करता है कि जो अपॉइंटमेंट होती है जजेस की, 17 जजेस की अपॉइंटमेंट भेजता है ना सजाद अली शाह प्राइम मिनिस्टर को, इनकी तकर्री करनी है। लेकिन नवाज शरीफ 17 में से 5 नाम काट देता है और 12 की तकर्री लेकर कर देता है कि ये 17 नहीं करने 12 करने। अब सजाद अली शाह भी आगे से एटीट्यूड दिखाता है, लेकिन वो कहता है नहीं 17 ही करने हैं। अब यहाँ पे पहला पंगा हो गया सुप्रीम कोर्ट के साथ, और इसी बेस पर सजाद अली शाह जो इसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का ऑर्डर दे देता है, नोटिस भेज देता है।
अब सबको याद होगा, या हिस्ट्री आपने पढ़ा होगा या देखा होगा, कहीं पे सुना होगा कि सुप्रीम कोर्ट पर हमला होता है 1996 में, 1997 में। वो इसी वजह से होता है। सुप्रीम कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भेजता है नवाज शरीफ को, लेकिन नवाज शरीफ अपना जो प्लानिंग करता है सुप्रीम कोर्ट पर हमले की, और सुप्रीम कोर्ट पर अपने जो एक्टिविस्ट होते हैं या पार्टी कारकुन होते हैं उनको भेज देता है। अब वो जाके हमला कर देते हैं, और सजाद अली शाह जो होता है अपना प्राइम सुप्रीम कोर्ट का, उसको हाथ धोने पड़ते हैं, और जो उसकी जगह मियाँ अली इशफाक या शायद मियाँ अली इशफाक है, उसको सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया जाता है। अब यहाँ तो हो गया एक पंगा, ये ख़त्म हो गया, लेकिन बाद में आगे चल के फारूक लगारी ये कहता है कि जो ये पंगा हुआ था जो आर्मी की सुप्रीम कोर्ट के साथ, इसको जो सेटल डाउन करवाने वाले वो आर्मी थी, आर्मी ने सेटल डाउन करवाया था। अब यहाँ से सुप्रीम कोर्ट के साथ पंगा ख़त्म होता है, लेकिन इसके साथ ही जो आर्मी है उसके साथ पंगा शुरू हो जाता है। वो इस तरह के उस वक्त जो चीफ ऑफ आर्मी साहब होते हैं जहांगीर करामत, वो अपने एक एयरफोर्स के साथ खिताब करता है, जिसमें वो कहता है कि जो ये पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ये पॉलिटिकल पार्टी नाअहल हैं, और ये अपना जो अपनी पावर है, पावर को गलत इस्तेमाल कर रही होती हैं। इसके साथ ही ये चीज़ नवाज शरीफ को गिरान गुजरती है, और नवाज शरीफ जो जहांगीर करामत से ज़बरदस्ती इस्तीफ़ा लेकर परवेज़ मुशर्रफ को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना देता है। लेकिन आगे चलकर फिर क्या होता है, आपको याद होगा 1999 में फिर कारगिल की लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें पाकिस्तान इंडिया के काफ़ी हिस्सों पर कब्जा भी कर लेता है, और ऊपर से दुनिया का भी दबाव होता है कि जंग ख़त्म की जाए, और अमेरिका दबाव में लाकर नवाज शरीफ को ये कहता है कि ये जंग ख़त्म की जाए। नवाज शरीफ अपने जो फोर्स है, एग्जीक्यूटिव पावर होती है, वो यूज़ करता है और आर्मी को मना कर देता है। अब यहाँ से आर्मी और नवाज शरीफ का पंगा शुरू हो जाता है। वो इसलिए क्योंकि जो कारगिल का एरिया था या इंडिया की काफ़ी टेरिटरी पाकिस्तान आर्मी के अंडर आ चुकी थी। अब इसमें भी मुख्तलिफ रहे। आर्मी कहती कि हमने जो मुल्क का मौजूदा प्राइम मिनिस्टर था उसकी मुशावरत से ये ऑपरेशन किया था, और ऊपर से नवाज शरीफ कहता है कि मुझे ये पता ही नहीं था। खैर, एक तो आर्मी से में पहला भी गुस्सा होता है जहांगीर करामत की ज़बरदस्ती इस्तीफ़े थे, दूसरा ये कारगिल वाला वाक़या हो जाता है। तो इस तरह से नवाज शरीफ और आर्मी की फिर एक दफ़ा अनबन हो जाती है, और नवाज शरीफ जो कि परवेज़ मुशर्रफ को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगाया होता है, तो नवाज शरीफ और वो जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है इनकी अमन होती है। और इसी दौरान में जो परवेज़ मुशर्रफ होता है वो दौरे पे चला जाता है श्रीलंका, और पीछे से ही नवाज शरीफ जो ज़ियाउद्दीन भट्टो था ISI का चीफ, उसको बना देता है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, और ऑर्डर देता है कि परवेज़ मुशर्रफ का जहाज़ है जो यहाँ पे लैंड नहीं करना चाहिए, इसको दोबारा इंडिया में भेज दें। लेकिन वो खैर एक अलग कहानी है, वो 111 ब्रिगेड के ज़रिए कब्जा कर लेते हैं, और वापस आते ही मुल्क में मार्शल लॉ लग जाता है, और जो प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ होता है उसको जेल में भेज दिया जाता है। तो यहाँ पे 11 साल या 12 साल जमहूरियत ख़त्म होती है, मार्शल लॉ लगते ही परवेज़ मुशर्रफ का दौर शुरू होता है 1999 से लेकर 2008 तक। ये तकरीबन 10 साल बनते हैं, लेकिन वो आने वाले अगले केस में वो सब चीज़ें बयान करूँगा इंशाल्लाह। तो इन शॉर्ट आखिर में यही कि जो जमहूरी हुकूमतें आती है, 2 दफ़ा नवाज शरीफ की, 2 दफ़ा अपना बेनज़ीर की, वो इतनी मजबूत नहीं होती कि मुल्क के लिए कुछ मुल्क की तारीख, मुल्क के ख़जाने के लिए या मुल्क की मईशत के लिए कोई अपनी पॉलिसी बनाए। वो अपने आपस में कन्फ्रंटेशन में रहती हैं, और उनकी जो कन्फ्रंटेशन होती है या इनकी आपस में लड़ाई होती है वो पीक पे होती है। कभी एक पार्टी तो कभी दूसरी पार्टी, कभी एक पार्टी तो कभी दूसरी पार्टी आपस में लड़ाइयाँ करके इक़्तिदार में आती हैं, और इसमें अपनी लड़ाई में कोई भी जो PM होता है वो अपनी पूरी आइनी मुद्दत पूरी नहीं करता। अब जो आइनी मुद्दत पूरी नहीं करता, ना कोई पॉलिसी बनाता है आवाम के लिए, ना मुल्क के लिए, ना मईशत के लिए, वो सिर्फ इन चक्रों में होते हैं कि हमारे किसी न किसी तरह जो इक़्तिदार है वो बच जाए। वो खा आर्मी की मदद से बचे, या सुप्रीम कोर्ट से बचे, या जो प्रेसिडेंट है उससे बचे। तो इन्हीं चक्रों में ये 11 साल जमहूरियत है, 11 साल जमहूरियत का दौर है वो ख़त्म होता है, एक तो फिर मार्शल का दौर लगा दिया जाता है। तो आने वाले केस में इंशाल्लाह परवेज़ मुशर्रफ के बारे में बात करेंगे। तो आज तक के लिए इतना ही।
होप सो कि आपको वीडियो पसंद आएगी। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए ब्लॉग के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।